खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। एथलेटिक्स, इसे मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है, यानी ऑल स्पोर्ट्स, यहीं से सारे खेलों की शुरुआत होती है। और एथलेटिक्स में हमारे झारखंड की क्या पहचान है, क्या स्थिति है, यहाँ के खिलाड़ियों की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विनोद कुमार जी को, जो कि साई के मुख्य एथलेटिक्स कोच हैं, और सपना कुमारी जो कि इंटरनेशनल एथलीट हैं। तो दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विनोद जी हम आप ही से करते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस उद्देश्य के तहत आप अपनी यहाँ पे एथलेटिक्स को चला रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है ये, कितनी जिम्मेदारियां आप पर हैं? भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे काफ़ी पहले से कार्यरत है जी। 90 के दशक, शुरुआती दशक से ही। इनफैक्ट जब स्पेशल एरिया गेम्स था तब तो 88 से शुरू हुई थी जी जी जी। और तब से लेकर अभी तक नाम बदलते रहा है, लेकिन काम वही है हमारा साई का। और दिन रात हम सब लोग साई में जितने लोग जुड़े हैं इसी प्रयास से काम करते हैं कि राज्य का नाम हो, देश का नाम हो, यहाँ के खिलाड़ियों का कल्याण हो, खिलाड़ी यहाँ से अच्छे अपने स्तर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी प्रयास में हम सारे लोग लगे रहते हैं। और आपकी झोली में तो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं और बहुत सारे मेडल्स भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसी झोली से एक सितारा हमारे साथ है, सपना। सपना, कैसे शुरुआत हुई एथलेटिक्स फील्ड में आना, और सबसे टफेस्ट 100 मीटर हर्डल्स बहुत मुश्किल होता है, कैसे इस ओर इंटरेस्ट हुआ? 2012 में दीदी स्पोर्ट्स के लिए जाती थी, तो स्कूल मतलब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। दीदी को देखती थी, मतलब स्कूल से आती थी, ग्राउंड जाती थी, ट्यूशन वगैरह नहीं करना पड़ता था, तो मेरे को लगता था मैं भी ग्राउंड जाऊंगी तो मुझे भी ट्यूशन वगैरह नहीं करना होगा। तो फिर दीदी मतलब ग्राउंड लाना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती रोती होती थी तो ग्राउंड लेकर के वो मुझे आई 2012 में। तो नॉर्मल ऐसे स्कूल्स गेम वगैरह जो अपने स्कूल में होता है वो खेलती थी। तो फिर 2013 में साई का पेपर में आया कि ट्रायल है ऐसे करके, तो उस टाइम 2013 में साई में आई ट्रायल देने के लिए। बहुत छोटी थी, मतलब 8 क्लास में ऐसे थी, बहुत छोटी थी। अच्छा। मतलब स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता था उस टाइम, बस ऐसे आ गई ट्रायल देने के लिए। तो उसमें मतलब मैंने अच्छा किया, कुछ टैलेंट देखा सर ने, कुछ कर सकती हूँ, तो फिर सर ने मुझे साई में लिया उस टाइम। तो उस टाइम से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्स का। उस टाइम मैं लॉन्ग जंप करती थी, लॉन्ग जंप में ट्रायल दिया था मैंने। अच्छा। तो उसके बाद लॉन्ग जंप में ना होकर के मतलब हडल्स में मेरी सीनियर थी अंजुला नाम था उनका। तो वो हडल करती थी, तो वो उनके साथ मैं भी, सर मेरे को लगा देते थे, क्योंकि छोटा जब हम मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है। तो सर बस नॉर्मल सारे इवेंट में ऐसे करके लगा देते थे। तो हडल्स किया तो सर को लगा हडल्स में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मतलब सर तो कोच जो होते हैं वो बच्चा का बॉडी ये वो देख करके समझ में आ जाता है वो क्या कर सकते हैं। तो फिर हडल, उस दिन से सर मेरे को हडल कराना स्टार्ट, 2013 से मैं हडल की। उसके बाद मेरा फर्स्ट मेडल आया था इस जोन में, गोल्ड आया था। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल हुआ था, नेशनल में मेरा पहला मेडल था रांची में, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल में। उस टाइम मैं 1 मंथ हडल की थी, उसके बाद आया था मेरा मेडल, मात्र 1 महीने के परिश्रम में। हाँ, तो उस टाइम से मेरा हडल का जर्नी स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, यानी एक सफलता मिली और आपको लगा कि हाँ, यहाँ से मैं इस रास्ते जा सकती हूँ। हाँ। विनोद जी, बहुत चैलेंजिंग काम है। एक कहें तो गुरु द्रोण की भूमिका में होते हैं एक जो भी प्रशिक्षक होते हैं, और आप तो मुख्य प्रशिक्षक हैं। कितना चैलेंज है, बच्चों में किस तरीके का पोटेंशियल देखते हैं, ताकि आप जैसा कि इसने भी कहा कि सर को मुझ में कुछ लगा होगा, तो ऐसे तो आपके पास बहुत बच्चे हैं, क्या खूबियाँ नज़र आती हैं इन बच्चों में? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम बहुत खुद किस्मत है कि इस झारखंड में मेरी पोस्टिंग है अभी जी जी, और यहाँ पे टैलेंट्स की भरमार है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उसमें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने लायक सारी टैलेंट है, और वैसे ही बच्चों को हम लोग चुन लेते हैं, हमारे पास जो लिमिटेशन है उसमें लाते हैं बच्चों को, और वो प्रयास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसी रफ्तार से उनका जो सीक्वेंस है परफॉर्मेंस बढ़ने का, वो ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि हमारा इस तरह का जो सेंटर है, ऐसा 2-4 और भी सेंटर खोलेगा तो भी हमको लग रहा है कि रांची और उसके आसपास के सेंटरों में
भरे रहेंगे बच्चे टैलेंट का। यानी टैलेंट की कमी तो झारखंड में नहीं है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी तकरीबन आपके पास कितने बच्चे हैं, क्योंकि आपके पास चुनौती है, जिम्मेदारियां हैं, आने वाले दिनों में तो बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन अभी कितने बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? हमारे पास फिलहाल सेलेक्टेड बच्चे जो हमारे हॉस्टल में चुने जाते हैं बच्चे, अभी 18 बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हमारे एक्स से बच्चे हैं जो कम एंड प्ले स्कीम के तहत आते हैं। अच्छा। जो घर से भी आके ट्रेनिंग करते हैं, वैसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो एक्स एथलीट रहे हैं, और वो बच्चे हॉस्टल में अभी फ़िलहाल नहीं हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। अच्छा। तो वैसे बच्चों को भी हमको ट्रेनिंग कंटिन्यू कराते हैं। और ये सब मिला करके हमारे पास 25 से 30 बच्चे रेगुलर रहते हैं, जिसमें 18 बच्चे हमारे हॉस्टल के हैं। अच्छा, 18 बच्चे हॉस्टल के हैं और बाकी जो आकर के खेलते हैं समय समय पर। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और सपना, आप जिस तरीके से खेल रही हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं आपको? क्योंकि आपको गुरु तो बहुत अच्छे मिले, लेकिन अपने अंदर, आपके अंदर की इच्छा क्या थी उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी? कितनी चुनौतियां आई थी? कभी मन हुआ कि ना खेल भी बेकार है, ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, बट जब स्टार्ट किया था उस टाइम मतलब घर वाले, मम्मी पापा थोड़ा रोकते थे, क्योंकि जब मैं ग्राउंड जाती थी तो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, लड़के लड़कियां मिलके हम ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए ही चाहिए, तो करते हैं। तो ऐसा हम जब घर के साइड छोटे थे तब करते थे, तो उस टाइम निक्कर वगैरह पहनते थे, तो अगल बगल वाले मम्मी को बहुत बोलते थे कि मतलब लड़कों जैसे कपड़े पहना के उतार दिए मैदान में। बिल्कुल खराब करेगी कुछ, मतलब तुम्हारा नाम खराब कर देगी ये वो। जब ग्राउंड के साइड जाते हैं तो ऐसे लड़कों के साथ दौड़ती है, तो मम्मी उस टाइम रोकती थी। मैं भी शूज वगैरह भी छुपा देती थी मम्मी। अच्छा। तो मेरे मतलब घर के पीछे एक बाउंड्री था, बहुत नीचे गड्ढा है, वो नाला है उधर। तो मम्मी इस साइड बैठी रहती थी, तो मैं पीछे से जंप करके वो नाले में कूद के इधर से भाग जाती थी, ऐसे चप्पल में भाग जाती थी। हाँ, उस टाइम तो मतलब ग्राउंड जाती थी तो मज़ा आता था। हाँ। मतलब खेलना, उस टाइम छोटा में तो खेलना पसंद होता है, तो पसंद था। तो उधर जा करके मेरा मन लगता था ज़्यादा ग्राउंड में, तो जाती थी उधर से। फिर घर आके मार भी खाती थी। बहुत ये सब करना पड़ा घर में। फिर जब साई में हुआ था उस टाइम भी मम्मी रोक रही थी, पर दीदी बहुत सपोर्ट किया आने के लिए, तब आए। क्योंकि उस टाइम फिर मैं 10th का बोर्ड आसपास आ गया था, तो मम्मी नहीं आने दे रही थी, नहीं आना है, नहीं जाना है। दीदी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आई। फिर जब आपने पहला मेडल लिया, माँ एक वक्त आपको पीटती थी, तुम्हें खेलने नहीं जाना है, तुम बर्बाद हो जाओगी। अधिकतर आम महिला यही सोचती हैं कि लड़कों के साथ रहेंगी तो बच्चियां बर्बाद हो जाएंगी, या इनके लिए बदनामी होगी, ये सारी बातें ये हर महिला सोचती है। लेकिन जब आप पहला मेडल लेकर के आए, तब मम्मी पापा की क्या फीलिंग थी? हमारा जैसे जहाँ से हमारा घर का राशन वगैरह आता है, उसके बगल में जस्ट मतलब पेपर वगैरह बेचता है। तो उस टाइम इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल में रांची में हुआ था, उस टाइम मैं मिड रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम। तो बिल्कुल। हाँ, तो पेपर में आया था, तो पापा ऐसे सुबह सुबह गए थे राशन वगैरह लेने के लिए, तो वो बगल वाला बोल रहा है, मतलब आदमी लोग की मतलब आपकी बेटी का फोटो आया, उसमें आपका भी नाम आया है, ऐसे वैसे। तो पापा घर पेपर लेके आए थे। उसके बाद से उस टाइम से मतलब मेरे को फील हुआ मम्मी पापा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। मतलब ज़्यादा पैसा देने भी लगे कि कुछ खाना। अच्छा। फिर जब भी घर जाती थी तो प्रैक्टिस जाने के लिए रोकते थे, उस टाइम घर जाने लगी तो प्रैक्टिस जाओ, सुबह उठा के शाम उठा के ग्राउंड जाना है। मतलब इतना सपोर्ट होने लगा। पेपर में आने के बाद हर जगह से मम्मी पापा को शाबाशी मिलने लगा ना, तो उसके बाद से यानी नजरिया बदला उनका। नजरिया बदला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, ये नजरिए की बात होती है, आपके पास भी, आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं प्रशिक्षक की भूमिका में। कई बार आपको इस तरह की चुनौतियां, जैसा कि सपना झेल रही हैं, पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बार ऐसा मौका हुआ है कि एथलीट लगता है कि वो बहुत ही अच्छा कर सकती है, लेकिन घर के सहयोग नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ जाता है बीच में जी। वो उसका पीछे का कारण बहुत कुछ हो सकता है जी जी। जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें थोड़ा सा संभावना होती है कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो बच्चों को और आगे कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं बड़े में, वरना उस कंडीशन में हमारे पास अच्छे एथलीट से हमको हमें हाथ धोना पड़ता है। ऐसा वाकया हमारे साथ हुआ है। यहाँ पे भी इनके साथ की एक लड़की थी, हाँ। आयशा परवीन। अच्छा। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें हमने तो इनके साथ ही थी वो तब, हाँ। ये और वो एक साथ ही ट्रेनिंग करती थी। अच्छा। और तभी हमें लगा था कि वो ओलंपिक लेवल के लिए एथलीट है वो। ओहो, हाँ। और उसका 2 से 3 साल का ट्रेनिंग के बाद वो स्टेट लेवल में चैंपियन होने लगी अपने इवेंट में। अच्छा।
नेशनल लेवल जैसे मैट्रिक में आई थी हाँ, वो, जी। उसी वक्त उसके घर वाले उसको रोक दिए कि उसको इंजीनियरिंग करना, आईआईटी करना है, वो करना है, ऐसे करके चली गई। बहुत अफसोस हुआ। 3 साल का मेहनत, मेहनत तो ऐसा मेहनत जिसमें वो उससे बहुत कुछ हमें लेने की संभावना थी, उम्मीदें थी और वो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही अच्छा करती, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हमने 10th के लेवल में देखा था। बहुत ही अच्छा, एबव मतलब हाई लेवल में परफॉर्मेंस था उनका। हम लोग एक पैरामीटर सब इवेंट का टेस्ट करते हैं, उसे देखते हैं, तो उससे लगा था इनको, हम इन लोगों के साथ भी बात होता था कि देखो तुम्हारे साथ रह रही, बाहर से आके ट्रेनिंग कर रही है और अच्छा कर रही है। तब ये लोग का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा था और लगता था कि ये सब एक साथ निकलेंगे। ये थी, प्रियंका थी, बच्ची थी, एक और अनुरूपा नाम की लड़की थी। एक साथ एक ही बैच की लड़कियां थी और हमें इन सभी से बहुत ज़्यादा उम्मीद था। तो उससे तो और भी ज़्यादा उम्मीद था कि 170 हाइट उस वक्त लड़कियों की थी। और हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था उनका। एक मलाल रह गया हमारे को। मतलब 2-3 महीना तो हम भी बहुत डिस्टर्ब रहे उसके जाने से जी। कि इतना मेहनत कोई बात नहीं है, लेकिन उस लड़की से जो लेना चाहिए था हम नहीं ले पाए। और एक ज़माने में आगे जाकर के वो पूरा दुनिया उसको जानती। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम झारखंड के ही कई खिलाड़ियों की बात करते हैं, एथलेटिक्स के ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वो पहचान बना रही हैं। तो ये मलाल तो प्रशिक्षक, कोच जो भी रहते हैं, उनके गुरु, उनके मन में तो रहता ही है। कोच की भूमिका आप लंबे अरसे से कहाँ आपने ये भूमिका निभाई और अब तक आपने कितने विद्यार्थियों को, अपने कितने छात्रों को मतलब उस लायक तैयार किया जहां आपका सपना था? हमने 90 में NIH किया था जी, 1991 में। उसके बाद से मैं लगातार ट्रेनिंग में, कोच से पहले मैं खुद भी एथलीट रहा हूँ जी। बिल्कुल रहे हैं। तो उस बीच में हम लोग, मेरा इवेंट था 100। पहले 400 मीटर हडल था। हाँ। उसके 400 मीटर हडल होने की वजह से मेरा हडल्स के प्रति थोड़ा रुझान ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम काफ़ी समय तक जंप्स के कोच रहे। जब से NIH करने के बाद से मुझे टीम मिलते गई जंप्स के लिए। नेशनल लेवल में, नेशनल कैंप में भी मैं कोच रहा हूँ काफ़ी समय तक जी। तो मुझे जंप्स के कोच में काम मिलता रहा जी, क्योंकि मेरे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा जंप्स का परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छा रहा है जी जी। तो जंप कोच के रूप में मेरी आइडेंटिटी शुरू में बन गई जी। बाद में हर्डल्स में भी हमारे बच्चे काफ़ी नेशनल लेवल में अच्छा किए और वैसे जर्नी जब से शुरू हुआ तब से लगभग 25 से ऊपर इंटरनेशनल लेवल में अच्छा किए जी। 5-6 एथलीट ऐसे जो एशियन लेवल में मेडल जीते, ओलंपिक भी गए जी। और लगभग मेडल की बात करेंगे तो वो तो 400-500 मेडल तो नेशनल लेवल में आए होंगे बच्चे को, उससे ज़्यादा ये बहुत सफलता की बात है जी। काफ़ी रहा सपना। पहले मेडल की तो बात हमने की, लेकिन अब तक आपकी क्या क्या सफलता रही है? कहाँ आपने जीता, इंटरनेशनल में कहाँ पहुँची, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तक तो नेशनल में मैंने मे बी 16-17 मेडल जीत लिया जी जी। और इंटरनेशनल साउथ में जीता था, वहाँ गई थी, श्रीलंका गई थी, साउथ एशियन में। हाँ। वहाँ पे मैं गोल्ड लेके आई थी। और वैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप, साउथ एशियन चैम्पियनशिप, इंडोर एशियन खेली हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अपने देश में खेलना और दूसरे देश में खेलना, एशियन कंट्री में खेलना, और इसके बाद तो टारगेट आगे ही रहता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरनेशनल मैचेस का? नेशनल लेवल में ये होता है कि मतलब अगर हम कंटिन्यू खेलते, एक कॉम्पिटिटर रहता है तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता रहता है कि वो कैसा कर रहे हैं, अभी हम उनके साथ कैसा कॉम्पिटिट करना, उस लेवल का हम तैयारी करते हैं। लेकिन बाहर के एथलीट का पता नहीं रहता है अभी कौन कैसे परफॉर्मेंस में क्या है, उस लाइक हम मेहनत करके जाते हैं, पर जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा नर्वस तो होते हैं, नर्वस होता है। मतलब हर एक एथलीट होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, तो नर्वस थोड़ा वहाँ ज़्यादा होता है। अगर हम नर्वस ना रहे तो और अच्छा कर सकते हैं। तो तुम पे कोई प्रेशर था, नर्वसनेस कुछ दिखा था क्या? मतलब प्रेशर ये नहीं था, प्रेशर था कि मतलब हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो प्रेशर ये रहता है कि अगर हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो वहाँ मेडल लाना है, तो इंडिया का नाम आगे करना है, ये थोड़ा प्रेशर रहता है बिल्कुल इस टाइम। ये बेस्ट करना है अपना। हाँ। और अपने ओपोनेंट से कोई प्रेशर भी था या उनका मैच भी, उनका भी इवेंट आपने देखा था क्या पहले?
जिसके साथ में जब आप दौड़ती हैं, जब इंटरनेशनल मैचेस का वीडियो, आजकल तो शायद स्पोर्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो क्या वो वीडियो भी देखा था कि इनको मुझे हराना है, ऐसा कुछ? हाँ, वीडियो तो अक्सर देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जैसे कुछ भी कारण से चूक जाता है, तो वो इंटरनेशनल, जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप हुआ तो उसमें मैं मतलब कुछ इंजरी के कारण चूक गई। हाँ हाँ। तो वो इंटरनेशनल देखा, अभी उसमें देखा अभी हमारे एशियन लेवल पे कौन कौन कॉम्पिटिटर है, कैसा कर रहे हैं जी। वो सब तो वॉच करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे फिर हम तैयारी करें, उस लेवल पे मेहनत करें। और जैसे कि बात हो रही है, विनोद जी से ही बात करती हूँ मैं, कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी नई तकनीकों का समावेश हो रहा है, आप और एथलेटिक्स में तो विशेषकर हमारे देश ने बहुत नाम भी रोशन किया है, तो ये स्पोर्ट्स में जो तकनीक जुड़ जाता है तो इसका रिजल्ट कितना बेहतर होता है? जी, सही कहा आपने, और आज के समय में ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। क्योंकि परफॉर्मेंस का लेवल हर दिन प्रतिदिन बढ़ाना है जी। ये एक रहती है चैलेंज के रूप में। तो इसके लिए स्पोर्ट्स साइंस का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ह्यूमन साइंस में हम परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, एक लिमिट को पार करना के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट लेना पड़ता है। और स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट के लिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ट्रेनिंग टेक्निक और जितने भी अलाइड साइंसेस हैं हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उससे अपडेट रह करके उससे उसका सपोर्ट के साथ ट्रेनिंग करने पड़ते हैं, और हाई लेवल का परफॉर्मेंस हम तभी ले पाते हैं। बिल्कुल। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग अपने आप में भी कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलता है जी जी, कि जो भी लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ हम लोग अवगत होते हैं। हाँ। और वैसी प्रोग्राम को हम लोग अपने बच्चों को भी कराते हैं। ऐसा है कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वर्ल्ड में जी, जो भी नया नया रिसर्च में आते हैं उसको हम लोग फॉलो कराते हैं। यानी ये बहुत चुनौती है, क्योंकि है। अगर हमको कहीं compete करना है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, तो हमें उससे वाकिफ़ होना होगा। हमारे बच्चों को भी उस तरीके से, यानी कोचेस भी तैयार होते हैं, बच्चे भी तैयार होते हैं। ये बताओ कि भविष्य में क्या सोच रही हो, क्या क्या करना है? अभी तो यही सोच रही हूँ कि 2024 में अभी ओलंपिक है, तो अभी बस वो टारगेट है। वो टारगेट पूरा होने के बाद आगे फिर सोचेंगे। और आमतौर पर जी, हाँ बोलो। क्योंकि अभी इसके अलावा और भी कुछ भी टारगेट नहीं है, बस अभी यही दिख रहा है और कुछ नहीं। एक खिलाड़ी का सपना ओलंपिक होता है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन एक वक्त आता है जब खिलाड़ी रोज़ी रोज़गार के लिए सोचता है, उसे उम्मीद होती है कि मैं कोई नौकरी करूं, ऐसा कुछ विचार है अभी, या कहीं नौकरी से भी जुड़ी हो? जुड़ी थी नौकरी से, 2021 में CISF में जुड़ी थी। अच्छा। तो वहाँ पर उसके बाद 2021 में जुड़ी, फिर अभी मेरा 2022 में नवंबर में रिलायंस फाउंडेशन चल रहा है अभी सेंटर जी, तो वहाँ पे मेरा हो गया था। तो उसके लिए मतलब मुझे परमिशन वगैरह नहीं मिला, क्योंकि मुझे खेलना है आगे। अच्छा। अभी मैं इस बीच में इंजरी में थी, तो आया था लेटर CISF से, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो उस बीच में कर लिया, उसके बाद अभी गई रिलायंस के लिए, मैंने अलाव मांगा तो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके रूल में नहीं है ये। अच्छा। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्टल होता तो वो मुझे छोड़ देते, तो उनके रूल में नहीं है, तो वो रूल तोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। तो फिर मेरे को खेलना है आगे, मेरे को खेल में ही अच्छा करना है जी। तो मैंने CISF छोड़ दिया, छोड़ के मैं रिलायंस आ गई। अच्छा, यानी बस खेलना 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 है। बहुत अच्छी बात है कि ये दिल की बातें हैं। और विनोद जी ये बताइए कि रांची का माहौल या झारखंड का माहौल, झारखंड में तो खेल की असीमित प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ियों के लिए कितना मुफीद है, कितनी अच्छी जगह है जहां खिलाड़ी भविष्य के लिए तैयार होते हैं। हर तरह का माहौल, चाहे स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मौसम की बात करें, हर लिहाज में कितना मुफीद है। झारखंड वासी इस मामले में बहुत लकी हैं, और वो भगवान की तरह दिया हुआ गिफ्ट है कि यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है ट्रेनिंग के लिए। और उसके साथ साथ सरकार के प्रयास से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स का इंडिया का नंबर 1 इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और जिसमें हम लोग उसी जो नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन होते हैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ के झारखंड के बच्चों को मौका मिलता है ट्रेनिंग के लिए जी। ये एक ऐसा जगह है, हम लोग जहाँ फ़िलहाल अभी रांची में हैं जी, ऐसे तो पूरे झारखंड ही एक अच्छा है जहाँ पे ट्रेनिंग लोड जितना भी दे दे बच्चों को बहुत फास्ट रिकवरी होता है। अच्छा। सो कोच के लिए एक तरह से बोला जाए तो कम से कम संसाधन में भी यहाँ पे चूँकि क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वो बच्चा रिकवर हो जाता है और हम अगला ट्रेनिंग
प्रोग्राम को हम अपने अच्छे ढंग से प्रयोग आगे बढ़ाते ले जा सकते हैं और कम संसाधनों में भी उनको रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि ट्रेनिंग का यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बहुत सारे पॉकेट्स आ चुके हैं जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी वर्ल्ड लेवल में ट्रेनिंग होती है आजकल जी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है झारखंड में। यहाँ के बच्चों को कहीं मेरे ख्याल से जाने की आवश्यकता नहीं है आज के समय में जी। हर तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे होता है और उसका व्यवस्था यहाँ पे है ट्रेनिंग का करने यानी का। माहौल भी बेहतर है। आप यहाँ पे एथलेटिक्स खेल में क्या क्या संभावनाएं देख रहे हैं? आपने तो बताया कि माहौल बहुत अच्छा है और साई ऐसी संस्था है जो कि चुन के लाती है, बच्चों को छांट के लाती है और हमारा उद्देश्य इसलिए ये है ज़रूरी कि हमारा ये कार्यक्रम सुदूर गांव के लोग भी देखते हैं, तो वहाँ के बच्चे अगर उनमें अगर प्रतिभा है तो वो कैसे आप तक पहुँचे ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे? हम लोग पहले तो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ जी कि यहाँ पे हमारे यहाँ साल में एक बार ओपन ट्रायल होता है जिसके हम लोग पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम लोग खबर करते हैं जी। और प्रचार प्रसार करते हैं। आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सुदूर दूर तक हम लोग प्रचार कर देते हैं लोगों के माध्यम। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सर्किल में भी खबर कर देते हैं और इससे फैल जाता है जी। और अगर उसके अलावा अगर कहीं कोई बच्चा छूट भी जाता है तो वैसे जगह पे हम लोग जाके भी ट्रेनिंग उनका टेस्ट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय हम लोग बच्चों को बुला लेते हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग उससे जो भी टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं करके उस प्रक्रिया के तहत हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं छूटा, ऐसा लगता है कि छूट रहा है, तो हम लोग दोबारा ट्रायल करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी हम लोग पॉकेट्स में भी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जा करके भी ट्रेनिंग वैसे बच्चे को पिक करते हैं। तो मकसद रहता है कि हर हाल में बच्चे छूटे ना। हमारा जो जितना वैकेंसीज है उसको हम लोग भरने की कोशिश करते हैं टैलेंट के साथ में और करते आ रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास यहाँ पे हम लोगों के पास आते हैं ट्रायल के लिए और यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और जो बच्चे किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मजबूरी है, कुछ लिमिटेड बच्चों को रखना है स्कीम के तहत, वैसे बच्चे किसी और माध्यम में जुट कर कहीं न किसी और सहारे के साथ रह कर ट्रेनिंग कर लेते हैं वो। अच्छा। हमारा ट्रेनिंग देने का जो प्रक्रिया है वो ऐसे बच्चों के लिए भी है जो बाहर से आके ट्रेनिंग करते हैं। हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे जो रेसिडेंशियल बच्चे हैं जो उनके साथ साथ उस मामले में हम लोग से जहाँ तक संभव हो सकता है मदद करते हैं बच्चों को। और हमारे साथ और भी बहुत सारे कोचेज प्रशिक्षक जो जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करवाते हैं कि ट्रेनिंग उनको मिल पाए, अलग अलग जिलों में भी ये सुविधा मिल सके। बिल्कुल कोशिश करते हैं हम लोग पूरे झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, नहीं भी जाकर के तो फ़ोन के द्वारा या माध्यम से किसी माध्यम से भी हम कोचेज़ के साथ मॉनिटर करा करके उनको ट्रेनिंग को अपडेट रखवाते हैं और टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर करते रहते हैं। यानी एक अच्छा माहौल मिलता है खिलाड़ियों को। सपना, ये बताइए, अभी नेशनल गेम आने वाला है, गोवा नेशनल गेम आने वाला है और ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, कितना चुनौतीपूर्ण है, कितनी तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो चल रही है अभी, क्योंकि मैं नेशनल्स गेम ओपनर्स के लिए ही सारा सब छोड़ के आ गई। जॉब वगैरह, रिलायंस वगैरह सब छोड़ के आ गई मैं रांची। मेरे को यहाँ ट्रेनिंग करना है, क्योंकि मतलब नेशनल्स गेम में ऐसा है बहुत मतलब कम ही हमारा झारखंड में ऐसा है, मतलब बहुत कम प्लेस आता है। तो अभी इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आए झारखंड के लिए जी। तो इसके लिए पूरा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं बस आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आपकी जो है रंग लाएगी, ये हम ये कामना भी करते हैं। आप कितना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी तैयारी में हैं और अगर पिछले नेशनल गेम्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो बेटर था, लेकिन और बेटर होने की संभावना है। जी हाँ, इस बार हमें झारखंड को मेडल्स में अगर तुलना करें तो इस बार और भी बेहतर होगा जी, क्योंकि अब हमारे पास अपने झारखंड में काफ़ी ऐसे बच्चे टैलेंट हैं जो दिख रहे हैं मेडल वाले, नेशनल में सीनियर लेवल के मेडल जीतने लायक बच्चे, और उन सब के साथ इंडिविजुअल में भी उनको मेडल मिलेगा जी। ऐसे बहुत सारे अपकमिंग बच्चे हैं, एथलीट हैं जो उभर के आए हैं और अब सीनियर कैटेगरी में आ गए हैं और वो सीनियर में अपना मेडल का देने वाले 10 तक कैटेगरी में आ चुके हैं। और वैसे लोगों को लेकर के और हमारे पुराने बच्चों को लेकर के मेडल में हम लोग कड़ी को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करेंगे हम लोग। यानी हम उम्मीद भी करें कि इस बार सपना को भी मेडल मिले और आपके जितने खिलाड़ी हैं और झारखंड का नाम सिर्फ
एथलेटिक्स में ही नहीं और खेलों में भी आगे बढ़े। चलते चलते सपना अपने युवा मित्रों को क्या संदेश देते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बोला नेशनल्स गेम और ओपन नेशनल, तो अभी जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा कड़ी मेहनत करें, क्योंकि इस बार हमें बहुत उम्मीद है कि मतलब पिछले बार एथलेटिक्स में एक मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था जो मैंने दिया था। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि ब्रॉन्ज ना करके गोल्ड आए, और बहुत सारे ऐसे बहुत जितने भी एथलीट हैं जो पिछले बार कुछ टाइमिंग से कुछ माइक्रो सेकंड से चूक गए थे, तो इस बार वो इतना मेहनत करे कि वो माइक्रो सेकंड से ज़्यादा अच्छा करके मेडल लाए और झारखंड का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी ये दुआ करेंगे कि आप और आपकी टीम जितने भी खिलाड़ी हैं वो राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो लहराएं, परचम लहराएं, और आप अगले ओलंपिक में ज़रूर रिप्रेजेंट करें। इसी कामना के साथ सपना जी और विनोद जी दोनों आप स्टूडियो में आए और हमारे लोगों को, हमारे जो युवा हैं उन्हें भी आप इंस्पायर आप दोनों ने किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।